थोड़ा जैसे कि आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है वर्क एनर्जी थ्योरम। हमारा आज का नया टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट हमारे सामने है। क्या कहता है? वो स्टेट करता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अगर बॉडी पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं सभी के सभी फोर्सेस का क्या करो, वर्क डन का सम करो। तो सभी के सभी फोर्सेस के कारण जो वर्क डन होगा इट इज़ इक्वल्स टू व्हाट? change in kinetic energy of the system. Work done by all the forces is equals to what? Change in kinetic energy of the system. मान लो किसी सिस्टम पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, मान लो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो आप बोलेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहा हूँ, दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स और एक वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मान लो उसमें हवा का फ्रिक्शन भी आ गया, एयर रेजिस्टेंस, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं, है ना। एनसीईआरटी का भी ये सबसे पहला टॉपिक है। एनसीईआरटी में जब ये चैप्टर शुरू होता है तो यहाँ से शुरू होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके स्टेटमेंट को देख लिया आपने, अच्छे से लिख लिए। अब इस पे बेस्ट कुछ हम लोग को एग्जाम्पल्स देखना पड़ेंगे। A bullet of mass 20 gram moving with a velocity of 500 meter per second strikes a tree and goes out from the other end with a velocity of 400 meter per second. Stop. Calculate work done in passing through द ट्री से पास होने में कितना वर्क करना पड़ा ये कैलकुलेट करिए। वेल दैट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। जब वो बुलेट जो है ट्री के ट्रंक को चीरते हुए जाएगी, उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? ऐसा चीरते हुए जा रही होंगी ना, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, मगर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ आगे हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में हुआ क्या डिस्प्लेसमेंट? हॉरिजॉन्टल गया ना, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 0। हाँ, फिर उसके बाद जो ट्री के जो ट्रंक है, जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है, जो उसके पार्टिकल्स है, जो उसके साथ घसते हुए जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट करेंगे, तो बस वो एक ही फोर्स वहाँ पर लगने वाला है उसको। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हाफ ऑफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, तो हाफ ऑफ एम कितना? 20 ग्राम, 20 इंटू 10 रेस्ट पावर -3। फाइनल वेलोसिटी कितनी बेटा? 400। 400 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 इंटू 10 रेस्ट पावर 4, 16 इंटू 10 रेस्ट पावर 4, और 500 स्क्वायर का जाएगा 25 इंटू 10 रेस्ट पावर 4, है ना। 500, तो 10 का पावर 4 मैंने कॉमन निकाल लिया। 16 माइनस 25 कितना होता है बेटा? -9, तो ये हो जाएगा -90
इंटू 10⁻⁻1 यानी कि माइनस 900 जूल्स, माइनस 900 जूल। अब ये इतना वर्क करेगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट ये करता है कि ये जो वर्क किया गया है मोशन को अपोज करने के लिए किया गया, टोटल वर्क जो है वो मोशन को अपोज करने के लिए किया गया है। लिखो जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता है यहाँ पे। A bullet of mass 20 grams strikes a target with a velocity of 150 meter per second and is brought to rest after piercing 10 centimeter into it. So stop. Calculate the average force of resistance offered by the target. Offered by the target. Average force of resistance offered by the target. Force of resistance calculate करना है यहाँ पे। देखो, a bullet of mass 20 gram, 20 into 10 raised to power minus 3 kilogram. Strikes a target with initial velocity of 150 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 150 मीटर पर सेकेंड। इज ब्रॉट टू रेस्ट यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अब उसमें उसके अंदर धंस जाता है वो, और धंसने के बाद 10 सेंटीमीटर दूर जाके वो बुलेट वहाँ पर रुक जाती है टारगेट के अंदर। मतलब अगर ऐसा है कि ये टारगेट था सामने, बुलेट यहाँ से अंदर जाती है और यहाँ से अराउंड 10 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद वो रुक जाती है। मतलब इतना तय है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको जैसी बुलेट अंदर घुसी उसके पर रिटार्डिंग फोर्स लगना चालू हो गया, है ना, रिटार्डिंग फोर्स लगना चालू हो गया। तो इसने पूछा है कि भैया पता लगाओ कि उसका अगर डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर हुआ होगा तो रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी। देखो, हम लोग जानते हैं कि भाई बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज नथिंग बट हाफ ऑफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई हमारा ये रिटार्डिंग फोर्स कितना लगा, हम पता नहीं, एफ निकाल, हम एफ मान के चलो, और उसकी वजह से उस रिटार्डिंग फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हो पाया 10 सेंटीमीटर। अगर ये रिटार्डिंग फोर्स ना होता शायद डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता। तो ये आपके डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक सीमित रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिटार्डिंग फोर्स। तो भाई ठीक है, वर्क डन को फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज रिटार्डिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, दोनों को इक्वेट करो, रिटार्डिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। रिटार्डिंग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.1, 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर यानी कि 0.1 मीटर। हाफ ऑफ एम ये हो जाएगा 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी बोली गई है 150, 150 का स्क्वायर 22500, 15 का स्क्वायर 225
और 00। फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा। अब देखो कितना होता फिर ये, (0.1 इज इक्वल्स टू ये -2 हो जाएगा, -2 और ये 2 0 खा जाएगा, ये बचेगा -225। तो ये हो जाएगा फिर -2250 न्यूटन, -2250 न्यूटन। और ये जो आपका माइनस साइन इंडिकेट ये करता है कि यहाँ जो फोर्स है वो रिटार्डिंग इन नेचर है। आया समझ? Next, the position x of a particle of mass 1 kilogram moving along x-axis at time small t is given by x is equals to half of t square meters. First up, find the work done by the force acting on it in time interval t equals to 0 seconds to t equals to 3 seconds. t equals to 0 to seconds to t equals to 3 seconds. दो टाइम इंटरवल में आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। दो तीन तरीके हैं इसको। एक तरीका क्या है, आप इसको 2 बार डेरिवेटिव ले लो, एक्सेलरेशन बना लो। 2 बार डेरिवेटिव ले लो, एक्सेलरेशन बना लो, मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स बना लो। ओके, और फिर बाद में t की वैल्यू 0 डाल के इनिशियल पोजीशन मिल जाएगा और t की वैल्यू 3 डाल के आपको फाइनल पोजीशन मिल जाएगा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके क्या निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हारे पास फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तुमको वर्क डन मिल जाएगा। ये एक तरीका है। बात समझ में आई क्या? 2 बार डेरिवेटिव लो, डिस्प्लेसमेंट का क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। मास से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, फोर्स। हो गया, फोर्स आ गया। अब t की वैल्यू 0 डालो तो क्या मिलेगा, इनिशियल पोजीशन। t की वैल्यू 3 डालो, क्या मिलेगा, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। फिर डिस्प्लेसमेंट को फोर्स से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल गया, वर्क डन। ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या, इसको वेलोसिटी की इक्वेशन बनाओ, सिर्फ वेलोसिटी की इक्वेशन बनाओ। बोले कैसे, देखो इसको एक बार डेरिवेट करो तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ट्वाइस टी, यानी कि टी, है ना। तो वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, 3 मीटर पर सेकेंड। कैसे, t की वैल्यू 0 डालो, यहाँ पर t की वैल्यू
0 डालो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। फिर t की वैल्यू 3 सेकंड्स डालो तो क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। अब वर्क डन देखो हाफ ऑफ m vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, हाफ ऑफ m। मास कितने का है बेटा 1 किलोग्राम का, vf का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 0 यानी कि 4.5 जूल। 4.5 जूल आया समझ में आपको? ये आपने वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व किया, लिख लो। An object of mass 5 kilogram falls from rest through a vertical distance of 20 meters, full stop, and attains a velocity of 10 meter per second, full stop. How much work is done by the resistance of air on the object, by the resistance of air on the object। देखो एक ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसका मास है 5 किलोग्राम, राइस इधर ध्यान दे, वो नीचे गिर रहा है वर्टिकली और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है 20 मीटर्स, और उसने नीचे गिरते गिरते वेलोसिटी कितना अटेन कर लिया 10 मीटर पर सेकेंड। पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी 0, बाद में 10। हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर ऑन द ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात बता, जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होगा, आप उसको लेके नहीं जा रहे, ऐसे छोड़ दिया आपने, तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ। तो जैसे कि हम जानते हैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, इजंट इट? सारे फोर्सेस के कारण वर्क डन कैसा होता है ना, हाफ ऑफ m चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैं यहाँ लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। आया ना, है ना? क्योंकि दो फोर्सेस लग रहे हैं इसके पास, एक लग रहा ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा क्या लग रहा एयर रेजिस्टेंस। तो दोनों फोर्सेस के कारण वर्क डन इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स mg होता है, डिस्प्लेसमेंट मान लो h हुआ होगा तो mgh हाफ ऑफ m vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। अब वैल्यूज डालो, मास कितना है 5 किलोग्राम, g कितना है 10, h कितना है 20,
प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस हाफ ऑफ, वंस अगेन मास कितना है 5 किलोग्राम, वी एफ कितना है फाइनल वेलोसिटी 10 उसका स्क्वायर 100 माइनस 0 का स्क्वायर 0, ओके। ये कितना हो गया 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 1000। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज, और ये हो जाएगा 250, 250 माइनस 1000 और यहाँ पर माइनस 750 जूल, तो माइनस 750 जूल इज द आंसर। अब माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे कि यहाँ पर जो रिटार्डिंग फोर्स है, सॉरी एयर रेजिस्टेंस है, उसने वर्क किया है टू अपोज द मोशन, या उसने रिटार्डिंग फोर्स लगाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये मेथड, हाँ ये याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्या मसला है भैया, क्या हो गया बुज़ा? A vehicle of mass 10 kilogram is moving in x direction। 10 किलोग्राम का एक व्हीकल है, वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। इट इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स ऑफ, इट इज subjected to a retarding force of 0. F equals to minus 0.1 x Newton per meter, comma. During its travel from x equals to 20 meter to x equals to 30 meter, full stop, evaluate its final kinetic energy, evaluate its final kinetic energy। उसने बोला है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी का पता लगाइए। एक व्हीकल है जिसका मास है 10 किलो, वो मूव कर रहा है इन x डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है भाई, यहाँ व्हीकल का मास दिया हुआ है, यहाँ व्हीकल की इनिशियल स्पीड दी गई है, यहाँ दिया गया है फोर्स, यह है इनिशियल पोजीशन और ये है आपका फाइनल पोजीशन। तो आपसे पूछा गया है कि भैया फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता लगाइए। तो हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो वर्क डन प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये समझ में आया कि पहले वर्क डन का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये माइनस को उधर लेके चले गए तो प्लस हो जाएगा, वर्क डन प्लस इनिशियल। अब देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वर्क डन निकालने के लिए कैसे निकालो समझ में नहीं आ रहा बोले यहाँ पर। तो मैंने गौर से देखा तो फोर्स मुझे नज़र आया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, फोर्स नज़र आया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी फोर्स क्या है वेरिएबल है, और जब भी फोर्स वेरिएबल रहता है तो वर्क डन कहाँ से निकलता है इंटीग्रेशन से। तो भैया हम बोले कि भैया वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F इंटू डी एक्स x1 टू x2 प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
जो कि हो जाएगा आपका हाफ ऑफ एम वी आई का स्क्वायर। चलो फिर वैल्यू डाल देते हैं अपन उसके अंदर। देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x1 की वैल्यू क्या है 20 से लेकर 30 माइनस हाफ ऑफ माइनस 0.1 x इंटू डी एक्स प्लस हाफ ऑफ मास कितना बेटा आपका 10 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी है आपकी 10, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 100। ओके ठीक है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर अपॉन 2, तुमको फॉर्मूले की याद नहीं अभी। देयरफॉर फाइनल, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। चलो चलो आप करके बताओ उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आंसर इसका। फास्ट। पाँच सौ। आया क्या आंसर? और 75 जूल शुड बी द आंसर। देखो आंसर दिया हुआ है नीचे उधर। तो इस तरह से हम लोग ने देखा, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये लो भाई, वो जो तुम बार बार मॉड्यूल का एक क्वेश्चन पूछे थे ना मेरे से, आखिरी वाला वर्क का। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m is tied to a string of length small l and a force capital F is applied on it, which brings the string gradually
ये वर्ड ध्यान में रखना, ग्रेजुअली, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एट एंगल थीटा विथ द वर्टिकल, फुल स्टॉप। फाइंड द वर्क डन by force capital F. Find work done by force capital F. तो देखो भैया, एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने ऐसा लेके आया, धीरे 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 आपने लेके आया, और इस स्ट्रिंग की जो लंबाई है वो है L। ओके, उस पर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं F नाम का, और आप उसे धीरे धीरे, देखो इसका सीन देखो, ऐसा धीरे धीरे इसको आप ऐसा लेके आए अपने, और ये थोड़ा सा ऊपर आ गया इस तरह से, है ना। तो अब ऐसा है कि मान लो कि ये हाइट h तक थोड़ा ऊपर आ गया है, L वैल्यू तो लंबाई है। इसने पूछा है वर्क डन बाय द फोर्स कैपिटल F क्या होगा वो पता लगाइए। वर्क डन बाय द फोर्स कैपिटल F क्या होगा ये पता लगाइए। अब आप सोच रहे हो यार वो फोर्स, वर्क डन बाय दैट फोर्स निकालने के लिए इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, है ही नहीं। खैर छोड़ो, एक बात काम करो, जब ये बॉल आगे बढ़ रहा होगा उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे इसकी लिस्ट बनाओ, बताओ तो ज़रा। इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे जब ये बढ़ रहा था आगे? पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट mg, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, और दूसरा एयर रेजिस्टेंस नहीं है। कहाँ बोला एयर रेजिस्टेंस के बारे में, कुछ बोला क्या? टेंशन इन द स्ट्रिंग, रस्सी है ना, रस्सी में क्या होता है, तनाव रहता है, टेंशन। देखो टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन हमेशा इधर रहता है ना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ, ठीक है। और ये ऐसा जा रही है ना, मतलब इसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा। बोले ये कैसा? अरे कोई भी चीज़ जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंशियली आउटवर्ड्स ही जो होता है ना। तो अब अगर ये कर्व पाथ है तो यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट इधर था, यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इधर था, ये ऐसे ही करते करते यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इधर आएगा, ठीक है। अब मतलब ये समझ में आ गया कि कुल मिला के वहाँ पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, अप्लाइड फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो जैसे कि हम जानते हैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब ऑल द फोर्सेस मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ये सब के सब किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मगर यहाँ पर गेम चेंजर जो है वो है आपका ये ग्रेजुअली, धीरे 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 आप लेके जा रहे हैं। अब क्योंकि आप धीरे धीरे लेके जा रहे हैं तो आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। तो भैया यहाँ तो डेल्टा के यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो डेल्टा के जो है वो तो क्या है? 0 है। तो भैया हमने देखा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय एफ अप्लाइड फोर्स, ये क्या रहेगा? 0 रहेगा, है ना। एक और कमाल की बात ये है कि वर्क डन बाय टेंशन जो है ना वो भी 0 है। अरे भैया ये क्यों, कौन बताएगा? वर्क डन बाय टेंशन 0 क्यों है? देखते हैं कौन क्या क्या जवाब देता है इसके। बोलिए, वर्क डन बाय टेंशन यहां 0 क्यों है?
डिस्प्लेसमेंट जो है टेंशन के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है। टेंशन कहाँ है? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये रेडियस के साथ साथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट देखो इधर जा रहा, टेंजेंशियली आउटवर्ड्स। ये हमेशा एक दूसरे को कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर। देखो ना आप, अगर रस्सी ऐसी थी, यहाँ पर ऐसी थी रस्सी, डिस्प्लेसमेंट टेंशन ऊपर उंगली की तरफ ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, ये ऐसा 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 आप जा रहे होंगे। हर वक्त आपका जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है ये डिस्प्लेसमेंट को कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो इस कारण से आपका टेंशन जो है वो क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिंस टेंशन इज परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब आगे क्या ले दे के ये बचा फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू 0। Therefore, work done by applied force is equals to minus of work done by gravity. Therefore, work done by applied force, work done by gravity कितना हुआ बेटा? ये हुआ माइनस mgh। अरे ऊपर गया ना, वो ऊपर गया ना, तो ऊपर गया h डिस्टेंस, तो माइनस mgh। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ therefore work done by applied force is equals to mgh। अब h को क्या लिख सकता हूँ मैं? L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ याद आया क्या? ये सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैंने बोला था, बहुत बार आएगा, ध्यान में रखना ये बात। कई धतुरों को मालूम ही नहीं क्या चीज़ है ये। अरे भैया ये क्या हुआ? L माइनस एच हुआ। ये पूरा यहाँ से यहाँ L, तो यहाँ से यहाँ भी ये L होगा, तो ये फिर क्या? L माइनस एच। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, कॉस थीटा लगाओ, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, L माइनस एच अपॉन L, है ना। तो जब तुम लगाएंगे कॉस थीटा L माइनस एच अपॉन L, L को भेजो इधर, L कॉस थीटा इज इक्वल्स टू L माइनस एच, H को लाओ इधर, L माइनस L कॉस थीटा, L को निकालो कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा, L को निकालो कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब ऐसा है कि H की वैल्यू फिर क्या आ गई? L 1 माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू डाल दो उधर, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा mgl 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखने का, ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो, mgl 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। ये फॉर्मूला, क्योंकि आगे ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें अल्फ़ाबेट के बजाय अब नंबर्स होंगे, तो इनको सॉल्व इसी तरीके से करना रहेगा। ठीक, लिख लो। यही ऑप्शन था ना, वो देख लेना एक बार अच्छे से मॉड्यूल में। बातें नहीं रे भैया। A ball of mass 200 gram is attached to a string of length 50 centimeter and force capital F is applied on it as shown. Full stop. Find the work done by this force if string makes an angle of 60 degree with vertical. Full stop.
in the initial and final position, speed of ball is 0. एनीबडी इसका आंसर निकाल के बता सकता है? Ball of mass 200 gram is attached to a string of length 50 centimeter. क्या क्या है देख लो एक बार. बॉल का मास दिया हुआ है आपको. कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम, यानी कि 0.2 किलोग्राम एक धागे से अटैच किया गया है जिसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 मीटर्स. फोर्स कैपिटल एफ इज सप्लाइड इज एज शोन. अच्छा हाँ, डायग्राम चाहिए था इसमें. वो डायग्राम ऐसा है, ऑब्जेक्ट है और फोर्स ऐसा लगाया हुआ है. फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इफ स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल. मतलब देखो भैया, यहाँ आ जाएगा स्ट्रिंग. ये बताया हुआ नहीं है डायग्राम में, मैं बना रहा हूँ. एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा. तो भैया उसने बोला इस प्रोसेस में वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितना होगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे स्पीड क्या है? 0 है. अब अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे स्पीड 0 है, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? 0. मतलब पूरा खेल वही है. और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हमको मालूम है, mgl 1 माइनस कॉस थीटा. मास डाल दो 0.2, g आएगा 10, l कितना आएगा? 0.5. 1 माइनस कॉस 60 कितना होता है? 1/2. देखो कितना हो रहा है? 5 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा? 1. 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 यानी कि 0.5. 0.5 आ गया आंसर. तो अगर ये आंसर, ये फॉर्मूला याद रहे तो डायरेक्ट हो जाता mgl 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, दिस इज इट. तो ये था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम. बाकी कंजर्वेशन मैकेनिज्म एनर्जी कल.